बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। काइंडली ओपन योर पेज 141। हम लोगों ने किया था कि मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी के बाद उसकी हमने सेल्फ असेसमेंट 6.5 की थी। आज हम कर रहे हैं उसकी कि आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.2 मोलैरिटी KMnO4 सॉल्यूशन आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपके पास क्या है कि सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होती है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होती है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है कि जिसकी एक लॉन्ग नेक होती है और उसके ऊपर एच लाइन लगी हुई होती है। और ये जो एच लाइंस होती हैं ये क्या शो कर रही होती हैं, इंडिकेट कर रही होती हैं एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लास्क, कि उस फ्लास्क का वॉल्यूम कितना है, जितना आपने उस सॉल्यूशन को फिल करना है इसके अंदर उसके मुताबिक आपके पास वो वॉल्यूम जो वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। मोस्टली जो आपके पास स्कूल लेबोरेटरी में या लेबोरेटरी में आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रखी जाती है वो आपके पास क्या है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 डेसीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये इनकी क्या होती है वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी होती है कि कितनी कैपेसिटी के आपके पास लेबोरेटरी में जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो पाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया हमारे पास कि हमें दिया हुआ है 0.2 मोलैरिटी KMnO4 का जो है हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। KMnO4 सॉल्यूशन हमने क्या करना है, 0.2 मोलैरिटी का KMnO4 सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है हमें दी जा रही है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दी गई है, वो हमारे पास कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद आपने इस 100 सेंटीमीटर को क्यूब को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास क्या है वॉल्यूम, जो आपके पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कितना है आपके पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब है। अब वो कह रहे हैं कि 0.2 मोलैरिटी KMnO4, तो इस 0.2 मोलैरिटी KMnO4 का मतलब क्या होगा, मोलैरिटी KMnO4 मींस होता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन contains 0.2 moles of KMnO4, कि 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं KMnO4 के 0.2 मोल्स है। इसके बाद आपने क्या करना है, तो आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब में 0.2 मोल्स है, तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे,
मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कितने आ जाएगा, 0.02 मोल्स आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपने सबसे पहले ये तो आपके पास आ गया कि आपके पास अगर वॉल्यूम 0.1 डेसीमीटर क्यूब है तो इसमें जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.02 मोल्स आ जाएंगे। इसके बाद आपने निकालना है इसका मोलर मैस। मोलर मैस ऑफ KMnO4 आपके पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ पोटाशियम प्लस मैग्नीज कितने, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीज प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ पोटेशियम कितना होता है, 39 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीज कितना होता है, 55 होता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। 39 प्लस 55 प्लस 64 आ जाएगा। इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 158 ग्राम पर मोल होगा। क्लियर? अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ KMnO4। मोल्स ऑफ KMnO4 आपके पास जो फार्मूला होता है मैस, यहां से अब आपने क्या निकालना है, मैस निकालना है। मैस को फाइंड आउट करने के लिए मैस ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ KMnO4 होगा। जब आपने मैस निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, मैस मोल्स ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ KMnO4। मोल्स कितने आपके पास, 0.2 है, 0.2। मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस आपके पास कितना है, 158 ग्राम पर मोल है। तो 158 ग्राम पर मोल जब यहां से आपके पास उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोल मोल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0.02 को 158 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.16 ग्राम आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास जो मैस है वो कितना है KMnO4 का, 3.16 ग्राम आ जाएगा। तो रिजल्ट इसके लिए आपने क्या लिखना है कि आपको जो 0.2 मोलैरिटी KMnO4 सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना KMnO4 चाहिए, 3.16 ग्राम होगा।
अब इसके लिए ये तो हो गया कि आपको ने निकाला कि कितना मैथ्स आपको रिक्वायर है। फिर आपने इसको सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जो स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके पास मैथ्स आया है वो कितना है 3.16 ग्राम, तो आपने KMnO4 का 3.16 ग्राम थ्रू फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल बैलेंस आप क्या करोगे, इसको मेजर करके मैथ्स ले लोगे। मैथ्स लेने के बाद आपने उस सॉलिड को, जो आपने सॉलिड लिया होगा, उसको वाटर के अंदर ऐड करके उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद आपने दोबारा जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ली है उसके अंदर पोर करना है। पोर करने के बाद आपने दोबारा जितना हमें रिक्वायर है 100 सेंटीमीटर क्यूब तक वो बोतल आपने फ्लास्क जो है वो फिल कर लेनी है। तो जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आपके पास कितना होगा, 0.2 मोलैरिटी KMnO4 सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। जी आज हमने लोगों ने जो किया सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है 0.2 मोलैरिटी KMnO4 सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया है, उसके जो मेथड आपको बताएं कि किस तरह से को मोलैरिटी दी हुई होती है, फिर आपको कहा जाता है कि उस मोलैरिटी के मुताबिक आपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। सेल्फ असेसमेंट आपके पास जो 6.6 है वो सेम यही मेथड यूटिलाइज करते हुए आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है सॉल्यूशन की। वहाँ पे आपके पास 500 सेंटीमीटर जो फ्लास्क दी होगी, वॉल्यूम दिया हुआ है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और उस 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दिया हुआ है और मोलैरिटी जो दी हुई है वो आपके पास क्या है 0.2 मोलैरिटी दी हुई है। आपने यही स्टेप्स को यूटिलाइज करते हुए आपने होम टास्क के जो आपको दिया जाएगा, होम टास्क दिया जा रहा है, उस पर नीट कॉपीज पर आपने करना है। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज 12th May, Tuesday, subject physics, class 9, chapter number 6, work and energy. Today our topic is solar house heating system. सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, जैसा कि आपके पास टॉपिक का लेबल है, इसका मतलब अब क्या है, हीटिंग सिस्टम कोई ऐसा निज़ाम जिससे हरारत पैदा होती हो। सोलर हाउस, सोलर वर्ड जो है वो रेफर हम करते हैं किससे, शमसी तवानाई से, जो हम सूरज से हासिल करते हैं, ठीक हो गया। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम मतलब कोई ऐसा आपके पास निज़ाम है ये जिसके ज़रिए हम लोग घरों में हरारत का बंदोबस्त करते हैं, जिसके थ्रू आप एयर को या वाटर को हीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी टॉपिक की। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। दिस इज रेफर्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम दैट कलेक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें मैंने मेंशन किया कि ये रेफर करता है रिन्यूएबल एनर्जी। ये रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले से ये बात पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जैसे आपके पास सन से या वाटर से जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है उसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, मतलब वो डिफरेंट सोर्सेज में यूज होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है बेसिकली जो हम लोग किसी भी फॉर्म में, लेट सपोज अगर हम कहते हैं सोलर से यानी सूरज से ले रहे हैं, पानी से ले रहे हैं, उसको हम किसी भी और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसको हम रिन्यू कर लेते हैं। इसलिए बेसिकली ये जो सिस्टम है आपके पास, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करते हैं सूरज की वजह से, क्योंकि हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं। इसमें होता है कि बेसिकली जो सन की तरफ से आने वाली हीट रेज होती हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके थ्रू फिर इस सिस्टम के अंदर सारी फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंस क्या है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम की, अहमियत क्या होती है इसकी। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, एनर्जी फ्रॉम द सन इज कैप्चर्ड टू हीट वाटर एंड देन दिस हीट वाटर इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज लाइक कुकिंग, वॉशिंग एंड हीटिंग द बिल्डिंग्स। सिंपल सी बात इसमें ये लिखी हुई है कि बेसिकली जो प्रिंसिपल है इसका वो सोलर थर्मल है, यानी कि हम लोग ये कहते हैं व्हाट थर्मल जो होता है इसका मतलब होता है हीट, किसी चीज़ के अंदर हरारत पैदा करना। अब वो हरारत किसकी मदद से पैदा हो रही है, सूरज की रोशनी की वजह से, उसकी तरफ से जो हीट रेज आती हैं। अब इसको बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका ज़्यादा यूज़ जो हम ये कह सकते हैं ना कि अब तो 21st सेंचुरी में तो ऑलमोस्ट हमें पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन चूँकि इन्वेंशन भी आपके पास जो बेसिक है वो 20th सेंचुरी की है,
तो उस वक्त ज़्यादा इसका इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था, ठीक है। जैसे सूडान और डेनमार्क में इसकी ज़्यादा स्टार्टिंग में सोर्सेज देखे गए थे, ठीक हो गया। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपके पास सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम होता है, इसको हम इंडस्ट्रियल बड़े पैमाने पर, कमर्शियल या फिर डोमेस्टिक लेवल पे भी आप यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। होता क्या है, हीट रेस को कैप्चर किया जाता है, उससे पानी को गर्म करते हैं, और वो जो गर्म पानी होता है उसको टैप के थ्रू हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह इसका काम होता है जैसे गीज़र का हो गया, ठीक हो गया। यानी उसमें भी तो ये काम होता है ना, गर्म पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। खाना बना रहे हैं आप लोग, कोई भी वॉशिंग का आपके पास पर्पज़ है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, या बिल्डिंग को हीट करने के लिए, जैसे आप लोग को विंटर सेशन में ज़रूरत होती है, इन तमाम मकासद के लिए हम सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक हो गया। हर चीज़ का जहाँ पे कोई एडवांटेज होता है, कोई इसकी इम्पोर्टेंस होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका कोई डिसएडवांटेज भी लाई करता है। अब बहुत ज़्यादा हम इसको स्वेयर किस्म के तो डिसएडवांटेज नहीं कहते, लेकिन फिर भी एक लेवल पे जो इसके डिसएडवांटेज हमें नज़र आते हैं, सबसे पहला ये कि थोड़ा कॉस्टली है, ठीक हो गया। यानी कि इसके लिए आप लोग ये नहीं कह सकते कि हर एक तक इसकी, आप ये कह सकते हैं कि हर एक की पहुँच भी नहीं होता कि वो इसको ले ले। उसके बाद सेकेंड वन कि यूज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। अब एक और बात पहले इधर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि था ना सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, अगर हमने सूरज की तरफ से आने वाली हीट रेस को कैप्चर करना है, तो इट मीन्स कि ये जाहिर सी बात है, जो आपका घर है उसकी छत पे, रूफ के ऊपर इसको लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पे आपको बेसिकली स्पेस मिल जाती है, यानी इसके लिए लॉट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड होती है। थर्ड वन इज एफिशिएंसी ऑफ सोलर सिस्टम ड्रॉप ड्यूरिंग क्लाउडी एंड रेनी डे। ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की, सूरज से चलने वाला निज़ाम, अगर हमारे पास मौसम ऐसा होगा जिसमें बादल हो गया, बारिश हो गई, उन दिनों में फिर इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास सन रेज उसके अंदर कैप्चर्ड ही नहीं होंगी, तो पूरे का पूरा सिस्टम वहीं पर स्टॉप कर जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। इससे पहले थोड़ा डायग्राम पे आप लोग आ जाएं स्टूडेंट्स। डायग्राम में देखेंगे, अब इसमें मैंने लेबल किए हैं पार्ट्स, पहले हम उसको देख लेते हैं। ये जो आपके पास शेप है, ये लेट्स सपोज कि आपके पास ये रूफ हो गया। अब रूफ से ऊपर आपने पैनल लगाए हैं, जिनको हम सोलर पैनल्स की फॉर्म में यूज करते हैं ना, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। अब बेसिकली वो क्या है, आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक ये प्लेट हो गई और एक ये हो गई, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने लेबल किया है, ये जो आपके पास ट्यूबिंग थी है ना अंदर कर्व फॉर्म में, ये आपके पास बेसिकली कॉपर की होती है। उसके बाद ग्लास कवर, ये सारा ऊपर ग्लास कवर होगा, जिसको पीछे की तरफ मूव करके इन्होंने अंदर से प्लेट्स मेंशन किए हुए, ठीक है। फिर इसको इसे कवर कर देते हैं, ये ऊपर ग्लास का कवर होता है। जब बेसिक सनरेज होती है वो ड्रॉप होती है, जो पहले आके इस ग्लास कवर पे होती है, जो जाके उस अंदर जो आपके पास फॉइल होती है ना, एल्यूमिनियम या इसको टिन फॉइल भी हम कह सकते हैं, इस फॉइल के अंदर वो एब्जॉर्ब होती है। फिर फर्दर आपके पास काम आगे क्या होता है, ये आपके पास सबसे मेन फंक्शन जो अंदर है वो हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक हो गया। हीट एक्सचेंजर, एक्सचेंजर तबादला करने वाला, एट अ टाइम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों का इसके अंदर पार्ट होता है। अब बेसिकली हम चूंकि बात कर रहे हैं हीटिंग सिस्टम की, तो हम कोल्ड वाटर को इसके अंदर मेंशन जरूर करेंगे, ये आउटलेट है इसका ये वाला। लेकिन जो हीटिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, ये जो पाइपलाइन है ऊपर से जहाँ से हमने बात की थी ना, ये सारी जो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल होगी, कॉपर ट्यूबिंग होगी, यहाँ से जो पाइपलाइन हीट एक्सचेंजर के साथ आप देख रहे हैं अटैच हो रही है, इसके अंदर हॉट वाटर होगा। उसकी वजह क्योंकि यहाँ पे आपके पास बेसिकली वो सन रेज आके ड्रॉप हुई थी, वहाँ से जो भी आपके पास पानी आगे ट्रांसफर होगा वो वहाँ से गर्म होकर आगे की तरफ आएगा। क्यों, उसके अंदर बहुत ही हरारत जज्ब हो चुकी होगी, जो पीछे से सन रेज की वजह से हीट इसके अंदर आई थी, ठीक हो गया। फिर वो एक्सचेंजर से पास होगा, यहाँ मैंने मेंशन किया है हीट एक्सचेंजर है। देन आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपने पंप का तरीका से इस्तेमाल करना होता है, जो बेसिकली वाटर को, जैसे हमने कहा ना कोल्ड वाटर की भी इसमें बात होती है, हॉट वाटर की भी होती है, तो वाटर को पंप किया जाता है बेसिकली। फिर उसके लिए आपको पता है कि टैप सिस्टम डबल होता है, आपके पास एक टैप अगर आप यूज़ करते हैं हॉट वाटर के लिए, तो आपके पास कोल्ड वाटर के लिए होता है, या वर्क सिस्टम भी होता है इसमें, ठीक हो गया। फिर अब आपने इसके अंदर ओवरऑल देख लिया कि मेन फंक्शन, वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं, बेसिक काम आपने जो देखा किसका, एल्यूमिनियम फॉइल का, कॉपर ट्यूबिंग का और हीट एक्सचेंजर का, जो मेन काम कर रहे हैं इस सारे के अंदर। उसके अलावा पंप का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक हो गया। अब देखेंगे पार्ट्स क्या है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम के। सबसे पहले एक कलेक्टर होता है, ठीक है। कलेक्टर जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कलेक्ट करती है, जमा करती है सूरज की तरफ से आने वाली शुआओं को, किस फॉर्म में, हीट रेज में, यानी कि जो आपके पास हीट होती है ना, हरारत पैदा होती है। हीटिंग सिस्टम इसीलिए कहला रहा है, सूरज की तरफ से आने वाली तमाम शुआओं को ये अपने अंदर जस्ट कर लेता है। स्टोरेज डिवाइस, अच्छा देखिए स्टोरेज डिवाइस के लिए अपनी बात को आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है, मैंने ऊपर एक बात की थी कि हम लोग इसकी कहते हैं कि एफिशिएंसी क्लाउडी और रेनी डे में थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है।
इसका ये मतलब था कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अंदर तो हम स्टोर कर सकते हैं ना हॉट वाटर को, यानी कि हीट इतनी ड्यूरेशन के लिए कैप्चर तो हो सकती होगी कि विद इन आप यूँ कह सकते हैं कि आप होल डे यूज़ करने के बाद उसको उस नाइट में भी इतनी आपने उसके अंदर स्टोरेज कर ली होती है कि आप उसको ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब अब कहने का ये कि जो स्टोरेज डिवाइस होती है ना, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस सिस्टम की हेल्प से हम हॉट वाटर रात के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर पहला आंसर आपने इसका ये लिखना ऑब्वियस कि यस। अब वो किस तरीके से कि अगर डे टाइम में उसके अंदर इतना स्टोरेज हो जाता है कि वो जितने भी आप लोगों ने ऑब्वियसली अगर दिन में तो सूरज की रोशनी आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें आप करते रहेंगे, अब उसका जितना स्टोरेज होगा उसकी मदद से रात के वक्त भी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपका हीट एक्सचेंजर का आता है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हॉट वाटर को पूरे पाइपलाइन के थ्रू आपके वाटर टैप तक इसका ले आता है, जहां से आप इसको फर्दर यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास जो पर्पसेज हैं यूनिट्स या पार्ट्स के, जब भी मैंने आपको बताया ना कि 3 इंपॉर्टेंट जो आपके पार्ट्स है पूरे सिस्टम के अंदर, उनका मेन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कॉपर ट्यूबिंग की। ठीक हो गया। अब कॉपर ट्यूबिंग को ही हम इसमें क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह हम किसी और को प्रेफर क्यों नहीं कर रहे होते, उसकी रीज़न ये होती है, उसका पर्पस कुछ ये है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। अब स्टूडेंट थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है। थर्मल वर्ड का मतलब हीट, जैसे मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। कंडक्टिविटी निकला है किससे, कंडक्टर से। कंडक्ट करना यानी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखना। यानी कॉपर ट्यूबिंग को यूज़ करने का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है, पर्पस है, वो क्या है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। यानी जितनी ज़्यादा अपने अंदर ये हीट कंडक्ट करेगा उतनी ज़्यादा ये हीट आगे ट्रांसफ़र भी करेगा। आल्सो हैज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी कि उसके अलावा जंग लगने से भी बचाता है इसको। आपको पता है अगर इसके अंदर वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अगर पानी के अंदर ये ट्यूबिंग ज़्यादा देर तक रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी ज़्यादा देर तक पानी या नमी की कैफियत होती है तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कोरोजन यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इसको यूज़ करने का एक और भी हमें बेनिफिट होता है कि यह रेजिस्टेंस है, मुज़ाहमत रुकावट का बाइस बनता है जंग के खिलाफ। ठीक है ना, जंग नहीं लगने देता। फिर जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है या स्पम्पिंग फॉयल भी कहते हैं, इसको यूज़ हम करते हैं। इसकी वजह क्या होती है, इट इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, गिव्स गुड इंसुलेशन एंड लो वेट। गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, इसका कहने का मतलब कि जो अभी हमने ऊपर बात की थी ना स्टोरेज डिवाइस की, अब वो स्टोरेज जो बेसिकली होता है वो कैसे होता है। लेट्स सपोज अगर मैं कह देती हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्टर की जगह ना रिफ्रैक्टर का फिनोमिना हो जाता है, तो रिफ्रैक्ट होने का मतलब ये होता है कि वो सन रेज आएंगी, उस वक्त में जो आपको उसका बेनिफिट था आपने लिया, वो रिफ्रैक्ट होकर मीडियम से बाहर हो गई, तो उसका मतलब हो कि आप उसको स्टोर नहीं कर सके, तो फिर आप उसको नाइट में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली गुड रिफ्लेक्टर होने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब वो यहाँ से टकरा के वापस जाने का मतलब गुड इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेटर का मतलब होता है जो देखिए कंडक्टर का मतलब होता है अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखना। इंसुलेट उसका इन्वर्स हो गया, मतलब हम ये कह देते हैं कि जो नॉन कंडक्टर होता है अपने अंदर उतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसके अंदर गुड इंसुलेशन होती है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है। और एक और इसका एडवांटेज ये होता है कि लो वेट, इसका वजन कम होता है, इस वजह से भी हम इसको प्रेफर करते हैं। लास्ट आपके पास पार्ट है हीट एक्सचेंजर। बेसिकली हीट एक्सचेंजर आसान सा इसका फंक्शन, इट ट्रांसफर सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब इन कलेक्टर। जब कलेक्टर के अंदर सनरेज एब्जॉर्ब हुई थी, बेसिकली सोलर एनर्जी आप लोगों ने गेन की थी, ये उसको ट्रांसफर कर देता है टू द लिक्विड। वो लिक्विड क्या है, वाटर ऑब्वियसली, टू मेक वाटर वार्म। अब क्या करते हैं, वो जो लिक्विड के अंदर ये एब्जॉर्ब होगी, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पानी को गर्म करेगी, और वही गर्म पानी आगे आप अपने टैप के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिक फंक्शन था इन सारे पार्ट्स का। जी स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट आप लोगों को फंक्शन में इसी का सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम का बता दूं कि बेसिकली आपके पास जो सोलर पैनल्स होते हैं उसकी तो चलिए हमने एक एग्जांपल यहाँ हीटिंग सिस्टम के थ्रू पढ़ लिया। आपको पता है सोलर कार्स भी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके फंक्शंस होते हैं। एक आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिस्टिलेशन सिस्टम। सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम जो होता है, बेसिकली डिस्टिलेशन सिस्टम से तो आप फैमिलियर हैं। डिस्टिल्ड प्लांट बेसिकली लगाए जाते हैं वाटर को प्योर करने के लिए, ठीक है, यानी पानी को साफ करने के लिए। अब आपको पता है डिस्टिलेशन सिस्टम की सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि उसमें हमें हीट चाहिए होती है। जब हम उसको इस तरीके से भी परफॉर्म करते हैं अपने लैब में इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आप उसको हीटिंग प्लांट पे पास करते हैं। अब सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम का मतलब ये होता है
इसी तरीके से उसमें पैनल लगाए जाते हैं, सूरज की तरफ से आने वाली रेस को उसमें कैप्चर किया जाता है। वही काम होता है उसके अंदर भी कंडेंस करते हैं हम लोग वाटर्स को, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हमने सेपरेट करना होता है और जो प्योर वाटर होता है उसको अलग निकालना होता है किसी कंटेनर में। तो वह जो हीटिंग का पर्पज़ होता है ना उसके अंदर, उसके लिए हम कोई और किसी किस्म का फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो मेन हेल्प होती है वो सन रेज के थ्रू होती है। यानी कि इसके अंदर आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आपके टॉपिक में शायद इसका नाम मेंशन होगा, उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, आपने उसके थ्रू भी इसके एग्जांपल को मज़ीद आगे एलाबोरेट करना है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।